ज़रार के में खुशामदीद। वसतुल्लाह ख़ान और शाहज़ेब जिलानी का सलाम कबूल कीजिए। ज़रार आजकल छुट्टी पर हैं। 8 फरवरी को पिछले साल एक ज़बरदस्त इलेक्शन हुआ था, उसे 1 साल पूरा होने वाला है। PTI ने ऐलान किया है कि सवाबी में 8 फरवरी को एहतजाज होगा, जलसा होगा और खैबर पख्तूनख्वा में भी उनके जो चीफ़ मिनिस्टर हैं उनको पार्टी सदारत से हटाया गया है। ये क्या है, अंदरूनी कोई ग्रुपिंग है, इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा मुल्क के अंदर मौसम सरमा के दौरान खुश्क साली रही है, जिससे पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान का बड़ा इलाका मुतासर है। किसान परेशान हैं। ये मामला क्या है, इससे हम कैसे निपटेंगे, इस पर भी बात होगी। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ इस्लामाबाद से आने वाली इस खबर से कि सेनेट की इंटीरियर की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसने आज कसरत राय से पीका कानून में तरमीम मंजूर कर ली है। आपको याद होगा पिछले हफ्ते कौमी असम्बली से ये तरमीम पास हुई थी, आज सेनेट की कमेटी से भी हो गई। ख्याल है कि आजकल में सेनेट से भी ये पास हो जाएंगी और इस तरह से जो सख्त सज़ाएँ और जुर्माने हुकूमत लागू करने जा रही है डिजिटल स्पेस में, वो फिर अमल में आ जाएंगे। तो आज के इस स्टैंडिंग कमेटी में ज़ाहिर अक्सरियत जो है वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ की रही। उसके जो चेयरमैन हैं उनका ताल्लुक़ कहने को PTI से है। ये भी देखेंगे कि PTI के अलावा जो बाकी पार्टियां हैं उनका मौक़िफ़ किस तरह से पीका पर बदलता रहा है। तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि देखें, हम ये लॉ इसलिए ला रहे हैं क्योंकि फ़ेक न्यूज़ एक बहुत बड़ा मसला है मुल्क में, जिससे इनकार नहीं है, बिल्कुल है। और इससे सज़ाएँ सख्त करने से और जुर्माने लगाने से इसकी हौसला शिकनी होगी। गवर्नमेंट का कहना है कि अवामुन्नास को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, लोगों के बुनियादी हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होगा, ख़ास करके ख़वातीन और बच्चे, उनको पोर्नोग्राफी और हेट स्पीच और डीप फेक से जान छुड़ाई जा सकेगी। लेकिन हमारे जो सहाफ़ी हैं, डिजिटल राइट्स की तंजीमें हैं, वो कहती हैं कि नहीं, असल मकसद जो है वो ज़बान बंदी है। ताकतवर अशख़ास हमारे मुल्क में, जनरल, जजेस, पॉलिटिशियंस, उनको मज़ीद प्रोटेक्ट करना है कि वो जो भी काम करें उस पर कोई तनकीद ना हो सके। इस तरह से आपके हमारे डिजिटल राइट्स जो हैं वो गस्ब होंगे। इसका एक चिलिंग इफ़ेक्ट होता है। ये जो कवानीन में तब्दीली लाई जा रही है ये इतनी वाइड है, इतनी वेग है कि जब चाहें जिस पर भी आप लगा दें, लोगों को उठा लें, पाबंद सलासल कर दें, डेफेमेशन को क्रिमिनलाइज कर दें। तो सहाफ़ी तंजीमों ने, चाहे वो PFUJ हों, उनके मुख्तलिफ धड़े हों, हमारे यहाँ एक एंकर्स एसोसिएशन है, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंसें की इस्लामाबाद में। उन्होंने कहा ये इस पर समझौता नहीं हो सकता। कल यानी मंगल को एहतजाज होगा मुल्क भर, हम देखेंगे कि वो कितना मौसर है। हमारे डॉन के हमारे साथी नादिर गुरमानी पिछले चंद महीनों से पीका के इस कानून रिपोर्टिंग करते आए हैं, बताते आए हैं, फोरवार्न करते आए हैं कि अंदर क्या पक रहा है। ख़्याल था कि अगर किसी को इसकी परवाह है तो वो पहले इंगेज करेंगे बजाय इसके कि रिएक्शनरी मामलात में फंसने के अलावा। तो ऐसा क्यों ना हो सका। नादिर इस वक्त हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं। नादिर, ये जो हमारी सहाफ़ती तंजीमों का रिएक्शन है इस पर मैं बाद में आता हूँ। पहले मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ज़रा ये बताइएगा कि हमारे यहाँ माजी में जिन पार्टियों ने पीका के इस कानून पर तनकीद की, वादा किया कि वो इसे चेंज करेंगे, अब हमें नज़र आता है कि वो इसके बहुत बड़े एडवोकेट बन के सामने आए हैं। तो क्या होता रहा कमेटी में और नेशनल असेंबली में? देखें, जब इनिशियली ये 2016 में कानून मंजूर हुआ था तो आपको याद होगा कि उस वक्त कम से कम मुस्लिम लीग नून ने ये तो किया था कि पार्लियामेंट हाउस के बाहर अनुशा रहमान साहबा जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो बताती थी, कम से कम कुछ तफसीलात हमारे सामने आती थी। लेकिन उस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे बढ़ चढ़कर इस बिल की मुखालफत की थी। और अब जब ये ड्राफ्ट सामने आया तो उसके बाद ये ड्राफ्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी शेयर किया गया। और अब जब वो कौमी असम्बली से मंजूर हो चुका है तो बिलावल भुट्टो साहब जो है वो इस बिल को ऑन करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो बिल मंजूर हुआ है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोशिशों से बेहतर हुआ है। मतलब इस वक्त जितनी सजाएं हैं, जो फेक न्यूज की डेफिनेशन है, जितना इन्होंने बढ़ा दिया है डेफिनेशन को, उस सब को पीपल्स पार्टी जो है वो ऑन करती है। हमने ये भी देखा है कि इत्तेहादी जमातों के साथ जब ये ड्राफ्ट शेयर हुआ तो उन्होंने भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, उन्होंने भी किसी नुक्ते पर जो है वो इख्तिलाफ नहीं किया। कुछ चेंजेस जरूर आई हैं, जैसे शुरू में हमने रिपोर्ट किया कि 5 साल कैद की सजा होगी, 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। पीपल्स पार्टी ने कहा कि हमने 3 साल कैद की सजा कर दी और 20 लाख रुपए जुर्माना किया है। लेकिन उसके अलावा
मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस बिल में फर्क क्या है, कौन कौन सी चीजें हैं जो इत्तेहादी जमातों ने माइनस की हैं, जो खत्म करने में कामयाब हुई हैं, और क्या वाकई उन्होंने खत्म भी की हैं या नहीं। और इसी के साथ साथ मैं ये भी आपको बताता चलूं कि जब मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर रहनुमा हैं, जब उनसे पार्लियामेंट हाउस के अंदर इस बिल के मामले पर बात होती है, तो वो ये जरूर कहते हैं कि इस बिल की जरूरत है किसी न किसी हद तक। लेकिन कुछ चंद रहनुमा ऐसे भी हैं जिनको मैं अप्रिशिएट भी करूंगा कि वो खुल के कहते हैं कि ये ड्राफ्ट तो हमें मौसूल हुआ है, हमें नहीं मालूम कि इस ड्राफ्ट में क्या है। इसी तरह वो ऑन रिकॉर्ड तो ये चीजें शायद नहीं कह सकते, लेकिन वो ये मानते हैं, ये ओन करते हैं कि ये ड्राफ्ट हमारा नहीं है। अच्छा नाज़िर, मैं आपको और हमारे देखने वालों को थोड़ा सा याददाश्त की ताजगी के लिए मैं ये सुनवाना चाह रहा हूँ, दिखाना चाह रहा हूँ कि सिर्फ 3 साल पहले मुल्क के वज़ीर आज़म इमरान खान थे, तो उस वक्त हमारे इस वक्त जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं उस वक्त अपोजिशन लीडर थे। सितंबर 2021 में उन्होंने सहाफ़ियों के दरमियान बैठकर पीका के हवाले से क्या बात कही थी? यकीनन मीडिया हमेशा ये कहता रहा कि जब पार्टियां ऑपोजिशन में होती हैं वो फिर मीडिया के साथ खड़ी होती है, एकदम हुकूमत में आती हैं तो उनके फिर टेबल बदल जाते हैं। मैं समझता हूँ हामिद मीर साहब गवाही देंगे कि इस वक्त पीटीआई की हुकूमत के जो सरबराह हैं वो जब ऑपोजिशन में थे तो वो क्या कहते थे, और आज जो कुछ उन्होंने इन 3 सालों में मीडिया के साथ किया है, मेरा नहीं ख्याल 74 साल में इस तरह की सीरत-हस्ती मीडिया के साथ किसी और हुकूमत ने सोची भी होगी, करना तो दूर की बात है। मियां नवाज शरीफ की पूरी आशीर्वाद के साथ उन्होंने हमें ये हुक्म दिया कि हम आपके पास हाजिर हों और आपको उनके बिहाफ पे और अपने बिहाफ पे हम यकीन दिलाएं कि इंशाअल्लाह इस जंग में हम आपके साथ। ये वही शहबाज शरीफ है जिनके भाई ने पीका कवानीन मुतारिफ कराए थे। फिर ये इमरान खान के दौर में जब हमने देखा कि सहाफ़ियों सियासतदानों को पीका के में जकड़ा जा रहा था तो ये उनके हुकूक के लिए बात कर रहे थे। और सिर्फ ये नहीं, हमारी एक और पार्टी है जो ख़ुद को लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसके चेयरमैन यंग चेयरमैन हैं, उनका भी वादा था कि पीका जो है ये गलत है, हम आएंगे तो इसको रिफॉर्म करेंगे। इसी एहतजाजी रैली में सितंबर 2021 में उनका क्या कहना था, ये भी सुन लेते हैं। ये एक काला कानून है। जब भी कोई आमिर आता है, जब भी कोई सिलेक्टेड आता है, तो वो अपना मीडिया को कंट्रोल करने के लिए, अवाम का आवाज दबाने के लिए काला कानून लेकर आते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीका का कानून को भी नहीं मानते हैं और ये कानून जो बनने वाला है ये आजादी सहाफत पे तो हमला ही हमला है, ये जमहूरियत पे डाका है। ठीक है वसीम साहब, ठीक हो गया, 3 साल पहले की बात है सिर्फ, ठीक है ना। अच्छा, अभी जैसे नादिर बता रहे थे कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने इस बार, चूँकि अब वो कुर्सी भी है, गवर्नमेंट भी है, तो उन्होंने कहा कि जी कि अब जो कानून आ रहा है ये बिल्कुल ठीक है, हालांकि वो उसी से मिलता जुलता है जो 3 साल पहले इमरान खान साहब ऑर्डिनेंस के ज़रिए लागू करना चाह रहे थे। अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का क्या कहना है वो भी सुन लेते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के साथ मुसलसल इंगेज करके इस कानून में बहुत से ऐसे तरमीम लेकर आए हैं जिससे हम समझते हैं कि पिछले कानून से अब वो बेहतर सूरत में है। जी नादिर, आपका इसी तरफ इशारा था कि पीपल्स पार्टी कह रही है कि जी हमने तो बहुत ज़्यादा एंगेज करके कानून को साफ शफाफ ज़बरदस्त बना दिया है। देखें, बिल्कुल जो वो बात कर रहे हैं कि उन्होंने शफाफ बनाया या इसमें चेंजिंग की गई है, मैं वो सिर्फ चंद चेंजेस आपको बता देता हूं कि वो वाकई चेंजेस हैं या लफ्ज़ों की हेर फेर है। अब आप देखें कि पहले जो अनलॉफुल कंटेंट था उसमें 16 से तकरीबन 17 नुकात शामिल थे, और अब जो हतमी जो ड्राफ्ट कौमी असम्बली ने जो मंजूर किया है बिल, अब उसमें 11 शामिल हैं। 4 अगर हम बात करें तो 4 से 5 माइनस तो ज़रूर हुए हैं, लेकिन उन 4 से 5 नुकात को जो 11 नुकात जो 11 एक अगर हम लाइनें कहें उनमें एडजस्ट किया गया है। मसलन एक में अथॉरिटी को ये इख्तियार दिया गया था कि वो किसी भी शख्स को समन करने का इख्तियार रखेगी, तो उस समन के लफ्ज़ को काट के लिखा गया है कि चेयरमैन जो है अथॉरिटी उनके पास ये इख्तियारात होंगे और वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर सकेंगे। अब समन की जगह उन्होंने अथॉरिटी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया है। दूसरी जगह पे उन्होंने ये भी लिखा था कि जो अथॉरिटी होगी वो MI, ISI, FI पुलिस से मामनत ले सकेगी।
अब उन तमाम को माइनस करके उस जगह पे लिखा गया है कि किसी भी एजेंसी से अथॉरिटी जो है वो मुआवनत ले सकेगी। तो इनको माइनस नहीं किया गया, इनको ढके लफ्जों में रहने दिया गया है। ये तमाम चीजें जो पहले ड्राफ्ट में मौजूद थी सिवाय सजा के, वो तमाम की तमाम चीजें जो है ये फाइनल ड्राफ्ट में भी मौजूद हैं। इसमें मैंने ये भी देखा है कि तमाम जमातें बशमूल अपोजिशन वो और सहाफती तंजीमें भी मुझे लग रहा है कि ऑन बोर्ड हैं। आपने देखा होगा कि कौमी असम्बली से उन्होंने वॉकआउट कर दिया जब ये बिल मंजूर हुआ। सेनेट कमेटी ने आज जब मंजूर किया तो उस वक्त अपोजिशन ने वॉकआउट तक नहीं किया। जो सहाफती तंजीमें हैं उन सहाफती तंजीमों ने वॉकआउट तब किया जब कौमी असम्बली ने बिल मंजूर कर दिया था। अब कल एहतजाज किया जा रहा है मुल्क भर में, और उससे पहले ये देखना होगा कि आज सेनेट की कमेटी ने बिल मंजूर कर लिया है, जिसके बाद इस बिल में तरमीम जो है वो शामिल करना बज़ाहिर मुमकिन नहीं होगा जब तक इत्तेहादी जमात नहीं चाहती। यहाँ पर एक मिनट, सॉरी, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। ये जो सेनेट की कमेटी का आप जिक्र कर रहे हैं जिसने आज बिल मंजूर किया, इसके जो चेयरमैन है क्या नाम है उनका? उनका नाम है फैसल सलीम। ये इनका किस पार्टी से ताल्लुक है? सर ये जो इनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हाँ, बस यही जानना था। ठीक है ना। उसके बावजूद वो सबसे बड़े डिफेंडर बन के उभरे। जी जी। वजह क्या है? सर इस कमेटी की तश्कील का भी एक बड़ा बैकग्राउंड है, खैर उसके लिए टाइम नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर जो कैबिनेट के मेंबर्स थे उनसे हमारी गुफ्तगू हुई। जैसे मैंने पहले कहा कि कुछ लोग बड़ा खुल के बात करें, तो उन्होंने कहा कि जब मैंने उनसे पूछा कि ये बिल तो हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल होगा, तो उन्होंने कहा कि आपको क्या लगता है कि अगर पीका का कानून नहीं होगा तो जिन लोगों ने आपको उठाना होगा क्या वो आपको नहीं उठाएंगे? क्या वो नहीं उठा सकते? वो तो जब चाहें आपको उठा सकते हैं। तो इससे बेहतर है कि चलें कम से कम कानून तो मौजूद होगा। लेकिन साथ ही साथ कुछ मुस्लिम लीग नून के एमएनएज ने जब ये बिल मंजूर हुआ तो पार्लियामेंट हाउस से बाहर निकलते हुए उन्होंने सहाफती तंजीमों से ये जरूर गिला किया कि हमने सोचा था कि आपकी जानिब से बड़ा एहतजाज होगा, लेकिन आपने तो बाइकआउट तक नहीं किया। तो यहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि अपोजिशन समेत तमाम के तमाम ऑन बोर्ड हैं कि बिल मंजूर करें, हम सिर्फ दिखावे के लिए जो है वो एहतजाज करेंगे। और यही कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो दीगर इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने भी इन तरामीम के जरिए किया है कि वो तमाम की तमाम शिकें फाइनल ड्राफ्ट में मौजूद हैं और ये दावा कर रहे हैं कि उनको माइनस किया गया। कि अफजल भट्ट साहब जो सदर हैं उन्होंने कहा है कि हमें बुलाया था वजारत दाखिला ने सलाह मशवरे के लिए, और हमने कहा कि ये जो 50 तरामीम का पुलंदा आपने हमारे सामने रखा है इस पर 1 बाई 1 डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन फिर ज़ाहिर है कि अचानक ये सूरत हाल सामने आ गई कि उन्होंने छेती सब कुछ मंजूर कर लिया। तो ये ख़बर मुझे आज पता चली, उससे पहले मुझे PFUJ के हलकों से इस तरह की कोई सुनगुन नहीं थी कि PFUJ जो है मज़ाहमत कर रही है अंदरूनी तौर पे भी और बैरूनी तौर पे भी। ये भी मुझे अजीब सी लग रहा है रवैया। वसत साहब देखें, अगर हुकूमत से तो चलें हम गिला कर रहे हैं कि उन्होंने चोरी छुपे ये कानून जो है वो मंजूर कर लिया, सप्लीमेंट्री एजेंडे के तहत वो सामने लाए हैं, लेकिन अगर हमारी तंजीमों से किसी को बुलाया गया था तो एटलीस्ट उनकी जानिब से तो ये शिकें सामने आनी चाहिए थी। मैंने जब इनिशियली ये ड्राफ्ट रिपोर्ट किया था तो उस वक्त मैंने ये भी रिपोर्ट किया था कि 5 साल सज़ा कैद की सज़ा होगी, 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। उसके बाद चेंजेस क्या आई, 3 साल सज़ा होगी और 20 लाख रुपए जुर्माना, वो भी मैंने रिपोर्ट किया। उसके बाद जो हतमी तरामीम थी वो भी मैंने जो है वो रिपोर्ट की। लेकिन तब तक मैंने जैसे पहले बताया कि कौमी असम्बली ने जब बिल मंजूर किया तो उसके बाद सहाफती तंजीमों की जानिब से एहतजाज किया गया, और आज भी जब सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ने यह बिल मंजूर किया तो उसके बाद ही अब एहतजाज की कल कॉल दी गई है। सेनेट कमेटी की मंजूरी के बाद अब ये सेनेट में सिर्फ पेश होना है। हुकूमत ने पीका कवानीन की मंजूरी के लिए अपना तमाम जो काम है वो मुकम्मल कर लिया। अब सिर्फ सेनेट में ये पेश होगा और मंजूरी के बाद आप देखेंगे कि जल्द इस पर सदर साहब के दस्तखत भी हो जाएंगे और ये कानून भी बन जाएगा। आपकी जो तज्जिया है इससे मेरा इंप्रेशन ये आ रहा है कि इस परचम के साए तले हम सब एक हैं, और उसमें मैं सहाफ़ी तंजीमों को भी शामिल करूँगा कि जब आपको 2-2.5 महीने पहले से पता है कि क्या होने जा रहा है, आप क्या बाज़ाहिर हाथ रख के बैठे हुए थे, इंतज़ार कर रहे थे कि एक दफ़ा ये पास हो जाए तो जो हम रिवायती धरने शरने करते हैं वो हम करके घर बैठ जाएं। यहाँ पर सिर्फ एक बात करूँगा, जैसे मैंने पहले कहा कि जो पहले 16-17 नुकात थे कि किस किस के खिलाफ आप नहीं कर सकते बात, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पार्लियामेंट को भी शामिल करवाया है। पहले पार्लियामेंट नहीं था, सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस था,
और जुडिशरी थी, अब पार्लियामेंट भी उसमें शामिल है। लेकिन जो 4 शिकें निकाली गई हैं उनको जो 11 शिकें अब मौजूद हैं उनमें एडजस्ट किया गया है। ठीक है, ये जो है ठीक है नादिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हैं कि अब जबकि कौमी असम्बली से सेनेट पहुंच गया है बिल, तो सहाफ़ी तंजीमें ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी शुरू कर दी हैं तो बड़ा जुल्म हो रहा है। एग्जैक्टली यही कुछ जब 26वीं आईनी तरमीम हुई, वकला बर्फ़ हाथ पे रख के बैठे रहे, और जैसे ही मंजूर हो गई या ये यकीनी हो गया कि अब मंजूर होने वाली है, उन्होंने कहा हम ये कर देंगे वो कर देंगे। क्या किया? कुछ भी नहीं, ठंडे होकर। अच्छा मुसर साहब, एक ही स्टाइल है। टाइम पे देखें वो लिटरली बिल्कुल किसी को पता नहीं था कि आ क्या रहा है। इस दफ़ा जैसे नादिर कह रहे हैं कि मैं 2.5 महीने से रिपोर्ट करता आ रहा हूँ, जो ड्राफ्टिंग चल रही है वो नेशनल मीडिया में शाया हो रही है, आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेड्स अप है कि दिस इज़ इन द वर्क्स। लेकिन ये हमारा आई थिंक ओवरऑल एक डेमोक्रेटिक फेलियर भी है कि जो स्टेक होल्डर्स भी हैं वो नहीं अपने आप को इतना ऑर्गेनाइज कर पाते। रिवायती हम बातें करते नहीं, ऑर्गेनाइज करने वाली बात नहीं है, लेटना और ऑर्गेनाइज करना दोनों में फ़र्क होता है, तो अलग फ़र्क है। ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आएंगे तो ज़रा चलेंगे खैबर पख्तूनख्वा और वहाँ का सियासी हाल अहवाल लेंगे। इकॉनमी के फ्रंट पे कुछ अच्छी खबरें आई हैं। आज हमने देखा कि गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि इंटरेस्ट रेट यानी कि शरह सूद 13% से कम होकर 12% पे आ गई। हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो कह रहे थे मज़ीद कम करें, लेकिन स्टेट बैंक के गवर्नर का कहना है कि हमें कॉशियसली आहिस्ता आहिस्ता इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। इसी तरह उन्होंने कहा कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहे हैं, तो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हमारे ज़रा से बेहतर हो रहे हैं। लेकिन अगर हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करें तो हमने देखा कि जो बातचीत चल रही थी हुकूमत की, पीटीआई की, वो इमरान खान साहब ने कहा कि जी ज़रूरत नहीं है, इसको ख़त्म ही कर दें। आज गवर्नमेंट के साइड से कहा गया कि अगर कल जो मीटिंग होना थी 28 जनवरी को, अगर पीटीआई वाले वाकई नहीं आते तो हम भी अपनी कमेटी को ख़त्म कर देंगे। मेरा ख्याल है ये तो एविडेंट है। हुकूमत के वज़ीर ने यह भी कहा है कि जी 9 मई में तो वो नहीं, कमीशन नहीं बनेगा। हाँ। 26 नवंबर पे तब बनेगा जब पीटीआई एविडेंस पेश करे। अच्छा, जब पीटीआई को एविडेंस पेश करने है तो कमीशन क्यों बनेगा? बनने की क्या जरूरत है? अजीब लॉजिक। ठीक है ना, तो एक दूसरे को उन्होंने फंसा दिया है, वो तकरीबन निकल गए। हाँ, निकल गए, ख़त्म ही हो गई बातचीत। अच्छा, इसी दौरान हमने देखा कि पीटीआई ने कहा है कि 8 फरवरी को हम स्वाबी में एहतजाज करेंगे, जलसा करेंगे, 1 साल पूरा होगा इलेक्शन को। और साथ ही हमने देखा कि गंडापुर साहब चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा, उनको पीटीआई की सदारत से, सूबाई सदारत से हटा दिया गया। उनकी जगह एक नए साहब आए हैं, जुनैद अकबर साहब आए हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि ज़रा उनका सख्त मौक़िफ़ है गवर्नमेंट के साथ बातचीत के हवाले से। थोड़ा सा इसको देखते हैं कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों इमरान खान साहब ने ये इक़दाम लिया है। हमें पेशावर से ज्वाइन कर रहे हैं सहाफ़ी लिहाज, ये बताइएगा कि एक तो ये जलसे की भी तैयारियां हो रही हैं, एक ये भी एक इम्प्रेशन ये है कि फिर खान साहब ने कहा है जी मफाहमत छोड़ो, फिर मुज़ाहमत की तरफ हम आ जाते हैं। ये जो तब्दीली आई है पीटीआई की सदा, ये क्या इंडिकेट करती है? बहुत शुक्रिया। अगर हम ओवरऑल खैबर पख्तूनख्वा की पॉलिटिक्स को देखें, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो इससे पहले कौमी असम्बली में जो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल थे उमर अयूब साहब, वो अपोजिशन की लीडर भी थे, तो वहाँ उनको पार्टी की जो सेक्रेटरी जनरलशिप थी उनके ओहदे से उन्हें रिज़ाइन देना पड़ा, और उन्होंने सिर्फ अपोजिशन की जानिब से जो लीडरशिप का ओहदा था वो संभाल के रखा। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब, जिसके पास पार्टी की सदारत भी है और वज़ीर आलाशिप भी, उन दोनों ओहदों को उन्होंने अपने पास रखा। इस वक्त जो दूसरा उनका मुखालिफ ग्रुप था जिन्होंने खुलकर अली अमीन गंडापुर की मुखालिफत की थी, और हम कह सकते हैं कि उनका सबसे मजबूत जो हरीफ था वज़ीर आलाशिप की दौड़ में, वो आतिफ खान साहब थे, जिनको उन्होंने पहले से उनका पत्ता साफ करते हुए उन्हें सिर्फ कौमी असम्बली की टिकट दी, सूबाई असम्बली की टिकट दी ही नहीं। फिर बाद हम देखते हैं कि मजीद इख्तलाफात शदीद होते गए, और एक ऐसा वक्त भी आया कि एक किस्म से शट अप कॉल एक दूसरे को दी गई। लेकिन बाद में जब हम देखते हैं कि बुशरा बीबी यहाँ पर आई, और बुशरा बीबी के आने के बाद जब वो खैबर पख्तूनख्वा में थी, तो यहाँ पर हमने एक प्रोग्राम भी किया था कि अली अमीन गंडापुर साहब के इख्तियारात जो थे वो काफ़ी बढ़ गए थे। लेकिन फिर 26 नवंबर को देखते हैं कि वहीं से इख्तिलाफात शुरू हो जाते हैं, और ये इख्तिलाफात बढ़ते बढ़ते इस नहज पर पहुंच जाते हैं कि आखिरकार
जो अली अमीन गंडापुर साहब है उनको अपनी पार्टी की सदारत, सूबाई सदारत के ओहदे से हाथ धोना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ सदारत से हाथ धोना नहीं पड़ रहा है, बल्कि उनके मुखालिफ को यह ओहदा दिया गया है। इस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब जो 2 ओहदे जिसका उन्हें जोम था कि उन्हें पास पार्टी सदारत भी है, वज़ीर आलाशिप का ओहदा भी है, अब उनके पास सिर्फ इस वक्त एक ही ओहदा है। और एक ओहदा जो है वो इमरान खान साहब की, जो अली अमीन गंडापुर साहब की मुखालिफ है, जुनैद अकबर, उनको दिया गया। बज़ाहिर तो ये ओहदा जुनैद अकबर के पास है, लेकिन जुनैद अकबर से ज़्यादा इस ओहदे के मुतालिक जो इस वक्त अपने आप को सबसे ज़्यादा पावरफुल समझ रहे हैं वो है आतिफ खान। तो इस वक्त पावर पॉलिटिक्स में हम देख सकते हैं कि आज खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर आला जो है वो उनके पास इख्तियार तो वज़ीर आलाशिप की ज़रूर है, लेकिन वो पहले वाले इख्तियार जब हम देखते थे कि उसके ऊपर कोई निगरानी नहीं हो रही थी, अब जुनैद अकबर को उसके ऊपर बैठा लिया गया है। अच्छा, जुनैद अकबर जो ऑलरेडी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उसके चेयरमैन अभी 2-3 दिन पहले वो मुंतखब हुए हैं, खुद पीएसी का इतना काम होता है कि फिर वो केपी की सदारत भी उन्हें दे दी गई, जबकि गंडापुर से ये कह के सदारत ले ली गई कि उनका चीफ मिनिस्ट्री का इतना बोझ है कि सदारत पे तवज्जो कैसे दे पाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ ये केपी की सदारत का मसला नहीं है, वो जो ग्रुप है उसको ऊपर लाया जा रहा है और उस ग्रुप को आहिस्ता आहिस्ता निकाला जा रहा है, इसलिए कि गंडापुर के बारे में एक तासुर भी है कि यार इनके पता नहीं कनेक्शन वगैरह इधर भी हैं उधर भी हैं, ये भी है। वसतुल्लाह खान साहब, आपने जिस तरह थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि मुज़ाकरात वाला, तो उस मुज़ाकरात में वफाक को दबाव में भी लाना था, और दबाव में लाने के लिए अली अमीन गंडापुर साहब की जो आखिरी 2 दफ़ा हुआ इस्लामाबाद से, यकदम वो केपी हाउस वाला जो था अक्टूबर वाला, फिर वो नवंबर वाला जिसमें वो यकदम मानसहरा पे होके निकलते हैं, इन 2 दफा जो है वो अली अमीन गंडापुर का किरदार जो है वो काफी मुश्तबे रहा है, वर्कर की नजर में उन्हें अच्छी नजर से नहीं देखा जा रहा। तो एक तो ये, और जिस तरह आपने जिस जानिब इशारा किया कि शायद वो उनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ बराह रास्त ताल्लुकात है, तो इसी वजह से इमरान खान साहब ने ये वाला पत्ता भी अपनाया है कि एक तो हुकूमत को, दूसरी जानिब उसके साथ ही एस्टेब्लिशमेंट को भी दिया है एक पैगाम कि अगर आप मुज़ाकरात में संजीदा नहीं है तो मैं जुनैद अकबर जैसे बंदे को भी सामने लाना चाहता हूँ। एक तो उन्होंने ये वाला काम कर दिया, दूसरी जानिब उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब को भी एक पैगाम दिया कि अगर मैंने आपको इतने इख्तियारात दी हैं और इतने इख्तियारात दी भी थी तो इख्तियारात आपसे वापस भी ली जा सकते। इस वक्त एक अफवाह है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो उसको मुस्ताफी किया जा रहा है, अगर जी इसमें कोई हकीकत नहीं है, लेकिन इस मुतालिक अली अमीन गंडापुर साहब के पास पहले वाले वो इख्तियारात जो उन्हें हासिल थे वो नहीं रही। लेकिन लिहाज अली, क्या हम एक्सपेक्ट करें कि ये जो चेंजेस हुई हैं अगले आने वाले दिनों में जो सूबाई काबीना है उसमें भी रद्दो बदल होगा? शायद सूबाई काबीना में इतनी बड़े पैमाने पर तो रद्दो बदल ना हो, हाँ जुनैद अकबर का एक असर रसूख जरूर होगा, लेकिन उससे ज्यादा जो पार्टी की इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में तंजीमी स्ट्रक्चर है उसमें जरूर तब्दीलियां होंगी। कल आतिफ खान साहब ने मीडिया को ब्रीफिंग भी दी तो उन्होंने कहा कि पार्टी सदर की सवाबदीद है कि उसे जिसे चाहते ओहदा दे सकता है। आतिफ खान साहब इस वक्त पेशावर रीजन के सदर थे, पेशावर रीजन में पेशावर, मर्दान, सवाबी, नौशहरा, चारसद्दा ये वाला जो इलाका है, और उनसे ये ओहदा लिया गया ऐसे वक्त में जब शकील खान को हटाया गया था जो आतिफ खान के ग्रुप का ही था। आपके इल्म में होगा कि आतिफ खान से ये ओहदा भी लिया गया, जुनैद अकबर से जो MNA के फोकल पर्सन वाला ओहदा था वो भी लिया गया, शकील खान को भी हटाया गया, और उनकी जो करीबी दीगर साथी थी अरबाब शेर अली उनसे पेशावर की सदारत भी ली गई। लेकिन अब तवक्को की जा रही है और उनकी यही भी तवक्को है कि पार्टी सदारत जो है बिलखुसूस अहम होते जो है वो अपने लोगों को दे देगा। लेकिन काबीना का आपने जिक्र किया तो शायद इतनी जल्दी ऐसा कुछ ना हो, लेकिन वसतुल्लाह खान साहब खैबर पख्तूनख्वा में गुड गवर्नेंस कमेटी कायम की गई थी मुसद्दिक अब्बासी की सरबराही में, और उसमें एक रुकन है शाह फरमान साहब, लेकिन शाह फरमान से पहले जुनैद अकबर इस कमेटी के रुकन थे। तो अब तवक्को की जा रही है कि उस गुड गवर्नेंस कमेटी में जुनैद अकबर को भी दोबारा शामिल किया जाएगा, और जुनैद अकबर को दोबारा शामिल किया जाता है तो ये एक नजर होगी बराह रास्त। नजरिया आ रहा है कि ये हमारे यहाँ जो लीडर्स हैं वो चेक एंड बैलेंस रखते हैं ना अपनी पार्टी में भी, बहुत ज़्यादा किसी पे इन्हिसार करना सेहत के लिए सही नहीं होता। तो ये सारी पार्टियों में हमने देखा है, और ना सिर्फ ये सूबाई लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जो है वो जानबूझ के राइवलरीज को इनकरेज भी करते हैं ताकि आखिर में आप मेरे पास आए। वेरी ब्रीफली लिहाज मुझे ये बताइएगा,
वो लोग जो PTI की खैबर पख्तूनख्वा में अंदरूनी तंजीमी सियासत से नावाकिफ़ हैं कि जुनैद अकबर साहब का हल्का, उनका बहुत ही ब्रीफ सा उनका बैकग्राउंड क्या है, उन्हें क्यों सीरियसली लिया जाए? अली अमीन गंडापुर साहब जो थे पार्टी की वर्कर्स के लिए उस हद तक काबिल एतमाद नहीं रहे, पहली बात यह है। उसके मुकाबले में उनके मुखालिफ आतिफ खान के ग्रुप को सामने लाना था। उनका एक और तीसरा मुखालिफ ग्रुप जो है वो इस वक्त तैमूर सलीम झगड़ा वाला है। नहीं, ये तो बात हो गई, आपने ग्रुपिंग की बात कर दी। मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूँ जुनैद अकबर का हल्का कहाँ है, वो कितनी दफा इलेक्ट हुए हैं पहले? जुनैद अकबर बुनियादी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियादी कारकुनों में शामिल है। मलाकन उनका हल्का है। जो जिसे पहले पाटा कहा जाता, प्रोविंशियली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया, वहां से वो तीसरी बार मुंतखब हुए हैं। ठीक है, चलें। लिहाज अली, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये तब्दीलियाँ ना KP तक नहीं है, जो पंजाब 26 नवंबर को पंजाब से लोग नहीं पहुँचे। हमाद अजहर साहब जो हैं उनको तंजीमी काम दिया गया था, तो उनकी गाड़ी में या तो पेट्रोल नहीं था या रास्ते में ख़राब हो गई थी या पुलिस ने उन्हें आगे नहीं जाने दिया, बहरहाल जो भी था। तो अब उसकी वजह से उनसे वो ओहदा लेके और आलिया हमज़ा जिनके क्रेडेंशियल्स अभी जेल में जाने की वजह से 9 मई के बाद अच्छे खासे मजबूत हुए, उनको दे दिया गया है वो आलिया हमज़ा को। तो ये जो सबसे अहम सूबे हैं PTI के लिए, KP और पंजाब, उसमें ये तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं। मुज़ाकरात चूँकि ख़त्म हो गए हैं, लिहाजा अब फ़ेज़ 1 का फ़ेज़ 2 या फ़ेज़ 3 2.0 वो आ सकता है। बिल्कुल ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो ज़रा अपने किसान की बात करेंगे, ज़राअत की और खुश्क साली की। वेलकम बैक। बचपन में हम सुनते थे, आई एम श्योर आपने भी सुना होगा, अल्लामा इकबाल का एक बहुत मशहूर शेर है, जिस खेत से दहकां को मैसर न हो रोज़ी, उस खेत के हर खुश आए गंदम को जला दो। अच्छा, ये कोई ज़ाहिर है 100 साल पहले शेर कहा गया था, उस ज़माने में माहौलियात वगैरह का इतना चक्कर नहीं था। अब मैं सोचता हूँ कि आज के दौर में अगर मैं इस शेर को देखूँ और आज के हालात को देखूँ, तो खोशाए गंदम जलाने का भी नुकसान किसान ही को होगा और किसी को नहीं होगा। ठीक है, अब हम जो हमारे आज के जो मेहमान हैं वो सिंध आबादकार बोर्ड के सदर हैं महमूद नवाज़ शाह साहब। उनसे हम इस शेर की तशरीह तो मैंने कर दी, इसके अलावा बहुत कुछ पूछना चाह रहे हैं। और उसमें जो फौरी मसला दरपेश है, वैसे तो हर 6 महीने बाद ज़राअत को कोई ना कोई मसला हो जाता है, सितंबर से जनवरी तक जो मसला दरपेश है और जिसका आने वाले वक्त में कड़ा हम इम्तिहान हो सकता है हमारा, वो है सर्दियों की खुश्क साली। नॉर्मली सितंबर से जनवरी तक जो बारिशें होती हैं उसमें फसल पनपती है और फिर वो मार्च अप्रैल में कटती है, तो एक साइकिल होता है। लेकिन इस बार ये हुआ है कि पंजाब में, ये महकमा मौसमियात के फिगर्स हैं कि पंजाब में 42% कम बारिश हुई है इस सीज़न में सितंबर से जनवरी तक के। सिंध में 52% कम बारिश हुई है और बलूचिस्तान में 45% कम बारिश हुई है। यानी 3/4 पंजाब, पूरा का पूरा सिंध और आधा बलूचिस्तान जो है वो विंटर ड्राउट या मौसम सरमा की खुश्क साली में मुब्तला है। ये खुश्क साली 3 साल पहले जो तबाहकुन सैलाब आया था उसके बाद ये फेज़ जो है ये ड्राउट का है। तो शाह साहब, आप चूँकि बहुत ही जहांदीदा किस्म के किसान हैं, ये जो है वाकई हमें इससे डरना चाहिए अगले साल जो हमारे ऊपर बीतने वाली है, या ठीक है ये नॉर्मली होता है ऐसा? बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो पता नहीं कि मैं जहांदीदा काश्तकार हूँ कि नहीं हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में कि गंदम आपको थोड़ा हमें जहन में रखना पड़ेगा कि पाकिस्तान में वैसे ही चैलेंज इसलिए रहती है कि हमारा विंटर शॉर्ट है, दूसरी जगहों पे विंटर काफ़ी बड़े होते हैं और हमारे पास विंटर बड़ा चैलेंज होता है, तो इसलिए गंदम वैसे ही हमारे पास एक सवालिया निशान होती है। दूसरी बात, जो सर्दियों की फसलों में गंदम वैसे पाकिस्तान में सरे फहरिस्त है, लेकिन एक अहम क्रॉप ही है और सर्दियों में तो सबसे ज़्यादा ग्रोन क्रॉप है। तो वो बारिशों के ऊपर बहुत डिपेंडेंट रहती है सारे ही इलाकों में, मोस्टली इन पंजाब एरिड गंदम बड़ी इम्पॉर्टेंट और अहम होती है। तो जाहिर सी बात है कि अगर इनिशियल
कुछ नंबर्स इस तरह से आ रहे हैं, तो ना सिर्फ ये कि जो इरीगेटेड और नॉन इरीगेटेड एरियाज़ हैं उधर चैलेंज होगा, लेकिन हमारे पास जो फरवरी की एंड में जब पानी कम हो जाता है तो वो बारिशों का पानी रिवर्स में इधर उधर आता है, तो वो फिर इरीगेटेड एरियाज़ में भी जाता है और उसका एक अच्छा और मुस्बत असर पड़ता है गंदम के ऊपर। तो इस वक्त जो हमें रिपोर्ट्स आ रही, जैसे आपने भी जिसकी तरफ इशारा किया, वो थोड़ा सा चैलेंजिंग इन्वायरमेंट है और परेशान इसलिए भी होना चाहिए कि पिछले साल से हमारे पास गंदम का एरिया इरीगेटेड एरियाज़ में भी कम लगा हुआ है। क्योंकि हमें याद है कि पिछले साल गंदम के किसान के साथ हुआ क्या था। अच्छा, 50% उसकी वजह से भी उन्होंने कम किया। ऑब्वियसली वो तो अभी हम इस पे बात करेंगे। ये जो साइकिल आते हैं लो और हाई के, कहा यह जा रहा है कि मैं परेशान इसलिए हूँ कि आलू का एक काश्तकार है मुल्तान का, उसने कहा जी कि पिछले साल इस सीज़न में 100 से 120 बोरियाँ हमने ली थी फ़ी एकड़, इस दफ़ा जो है 60, तो गोया 50% का फ़र्क पड़ रहा है। इसका मतलब है फिर एक दफ़ा फिर इम्पोर्टर्स की चांदी होने वाली है। देखिए, हमारे पास तो तकरीबन जो भी ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं उनके लिए कुछ ऐसा माहौल है कि उनकी चांदी तो रहती ही है। पिछले साल में आलू में का तो आपने जिक्र कर दिया, लेकिन हमारी सारी मेजर क्रॉप्स इंक्लूडिंग जो गन्ना इस वक्त हार्वेस्ट हो रहा है, उन सब की प्रोडक्शन मौसमी तब्दीलियों की अलग अलग वजह की वजह से, कभी टेम्परेचर ज़्यादा, कहीं पे बारिश कम, कहीं पे बारिश ज़्यादा, उसकी वजह से उनके इम्पैक्ट्स बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। लेकिन जिस चांदी की आपने बात कही वो बड़ी अहम चीज़ है कि अगर वाफिर मिक़दार में भी हमारे मुल्क में कोई चीज़ उतरती है तो वो भी ज़रूरी पेशा लोगों के लिए मसला हो जाता है। आज टमाटर सिंध में कोई उसका ख़रीदार नहीं है। 120 रुपए की 10 kg की बैग जो है ना वो फ़रोख्त हो रही है, गोभी का कोई ख़रीदार नहीं है। तो ये ज़राअत के अलग अलग किस्म के चैलेंजेस हैं। फिर जिस तरह से हमारी सरकार ने एक डीरेगुलेशन की तरफ चल पड़ी है, जिसका जिलानी साहब अभी फरमा रहे थे, पिछले साल जो हमने खमियाजा भुगता बगैर सोचे समझे, तो उस सारे की तरफ इस वक्त जो ये जालिम कैपिटलिस्ट मईशत का एक तौर तरीक़ा और अंदाज़ है, तो वो बैठे रहते हैं। और जाहिर सी बात है, जो छोटा काश्तकार होता है और मुतवस्सित तबके का काश्तकार होता है वो सबसे ज़्यादा इसमें इम्पैक्ट करता है। अच्छा, ये जो है ज़राअत और आबादी का जो मनहूस चक्कर है, मैं उसकी तरफ भी आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। मसलन हम बगलें बजा रहे हैं कि पिछले साल 6.25% ग्रोथ हुई एग्रीकल्चर सेक्टर में, लेकिन हम भूल जाते हैं कि अगर इसको पिछले 10 सालों पे तकसीम किया जाए तो तकरीबन 2.57 या जो है वो ग्रोथ हुई, जबकि आबादी में जो ग्रोथ है इन 10 सालों में 55% ग्रोथ हुई है। तो ये तो एक ऐसी बाल्टी है जिसका पेंदा नहीं है। हम अगर एक साल ज़राअत अच्छी होने पे बगलें बजा भी लें, लेकिन हमारी ध्यान उस ग्रोथ पे ना जाए जो आबादी वाली है, तो इसका मतलब है कि सिफर या माइनस या ज़्यादा 1% का हमें फ़ायदा है। तो दोनों चीज़ों को एक साथ देखने में नाकामी क्यों होती है? देखें, अगर आप 15 से 20 साल का एक एग्रीकल्चर ग्रोथ जो जीडीपी का आप ट्रेंड लाइन देखेंगे तो वो आपको गिरता हुआ नज़र आएगा, एक एवरेज। दूसरे नंबर पे हम 6.5% पे हम सब कहते हैं कि हमने कोई बड़ा महाराना काम कर दिया, हुकूमत कहती है कि हमने बड़ा ज़बरदस्त पॉलिसी की बात कर दी, लेकिन चूँकि 2022 में तूफ़ानी और फ्लडिंग की वजह से हमारी ग्रोथ कोई 1% के करीब थी, तो वो नेचुरल एक ग्रोथ हुई। और जाहिर सी बात है कुछ मौसमी भी इस तरह से था और पानी की अवेलेबिलिटी थी कि हमारे पास ग्रोथ वाकई हुई, लेकिन इस तरह की सस्टेन्ड ग्रोथ नहीं थी कि जैसे हम कहें कि हमारी यील्ड्स में इंक्रीज आ गई तो वो आती रहेगी। जैसा कि हम कहें कि पानी के कम इस्तेमाल से हमने कोई बहुत बड़ा यहाँ पे उसकी तरफ चल पड़े हैं उस डायरेक्शन में, तो वो भी कोई हमें नज़र नहीं आई। हम ये कहें कोई इस तरह से हम बीज लेके आए, हमें अपने मुल्क के बीज इंडिजिनस लेके आए कि जिसकी वजह से आए, वो आपको कोई भी चीज़ नज़र नहीं आएगी इस तरह की। तो ये एक हमारे पास खुद ब खुद जो एक चीज़ चल रही है, कभी अच्छी हो जाती है और कभी वो बुरी हो जाती है, तो फिर उसको उस तरह और उस डगर पे सारी
एक डिस्कोर्स चल पड़ता है, लेकिन 6.5% ग्रोथ को अगर ज़राअत का सक्सेस कहा जाए एक साल तो मेरे ख्याल में ये दुरुस्त नहीं होगा। एक साल तो मेरे ख्याल में वो दुरुस्त नहीं होगा। हाँ, नहीं वो तो कोई कह नहीं रहा, मैं तो एग्रीगेट की बात कर रहा हूँ। अच्छा, एक और मसला है, हुकूमत जो कहती है उस पर फिर जब पूरा नहीं करती तो किसान को धचका लगता है और फिर वो मायूस होके अपने तौर पे कुछ स्ट्रेटजी बना लेता है जो कि अमूमन उसको नुकसान ही पहुंचाती है। मसलन 2023 में हुकूमत ने कॉटन, चूँकि हम दरामद कर रहे थे, ज़र मुबादला लग रहा था, तो उन्होंने कहा कि जी हम सपोर्ट प्राइस बढ़ा के 8,500 रुपये मन जो है मुकर्रर करते हैं। तो काश्तकार खुश हो गए और फिर उसके नतीजे में 108% की ग्रोथ देखने में आ रही है। ये डॉन की मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था। अच्छा, इसी तरह गंदम के बहरान पे भी काबू पाने के लिए, चूँकि वो जहाज़ खड़े हुए थे वहाँ से रूसी और यूक्रेनियन गंदम के, तो गुज़िश्ता 3900 रुपये फ़ी मन सपोर्ट प्राइस मुकर्रर की गई। 31.4 मिलियन टन रिकॉर्ड तोड़ जो है पैदावार किसानों ने करके दिखा दी। हुकूमत के हाथ पांव फूल गए तो वो सपोर्ट प्राइस पे जितनी उसे गंदम ख़रीदनी थी उसने कहा हम नहीं ख़रीदेंगे। उसकी वजह से आड़ती आ गया, उसने अपनी मर्ज़ी की प्राइस ली, किसान रुल गया। तो हुकूमत कितनी बड़ी इस मामले में कसूरवार है। एक वक्फे के बाद मैं चाहूँगा कि मुझे ये सवाल मैं दोहराऊँगा नहीं, आप इसका डायरेक्ट जवाब दीजिएगा। वेलकम बैक। पाकिस्तानी ज़राअत की हालत पे गुफ्तगू हो रही है। महमूद नवाज शाह साहब हैं, सिंधाबाद कार बोर्ड के सदर हैं। शाह साहब बताइए कि जब किसान टारगेट पूरा कर देते हैं या ज़्यादा चले जाते हैं तो फिर हुकूमत के हाथ पांव फूल जाते हैं, वो चुनाचे अगरचे मगरचे पे उतर आती है। देखिए, पिछले साल तो बहुत बड़ा जुल्म हुआ और अगर उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे तो वक्त थोड़ा लग जाएगा। लेकिन इसमें बात सारी ये है कि पिछले साल कोई हमारे पास वाफिर मिकदार में गंदम नहीं थी और मैं आपके प्रोग्राम पे ये चैलेंज से बात कहूँ कि हमारे पास, सरकार ने खुद कहा कि हमारे पास जो गंदम हुई थी वो 30 मिलियन टन के करीब हुई थी। आपकी कंजम्पशन भी 30 मिलियन के करीब ही है। और ये भी नहीं है कि सरकार पूरे की पूरी गंदम खरीदती तो 10-15% है। पिछले साल जो सरकार ने जुल्म किया वो आखिरी वक्त तक ये कहती रही कि हम गंदम खरीदते रहेंगे। देखिए, जब बाजार में आप पिछले 50 साल से गंदम खरीद रहे हैं 15% गंदम, और आप कोई 60-70 लाख के करीब गंदम खरीदें और एकदम आप बाजार में कह दें कि हम नहीं खरीदेंगे, वो कहीं भी नहीं, और कहते रहें, आसरा और दिलासा देते रहें, तो जाहिर सी बात है इस तरह की सूरत हाल पैदा होनी थी। फिर आपने गंदम इंपोर्ट की। कब इंपोर्ट की? फरवरी और मार्च में आपके पास गंदम ने लैंडिंग शुरू की है, जब आपके पास वाफिर मिकदार में रिपोर्ट्स थी कि लगी हुई भी ज़्यादा है और अच्छी भी क्रॉप है। तो ये एक जो कन्फ्यूजन की सूरत हाल है, ये कोई अगर सोच और समझ के करें, कॉन्फिडेंस के साथ करें तो बात समझ में आती है। लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि भाई कहा तो हमें है IMF ने, हम ये कर रहे हैं, लेकिन हमें आज भी पता नहीं है। देखिए, 1 साल गुजर गया, सवाल ये है कि चले पिछले साल तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन मुझे बताएं इस साल का क्या प्रोग्राम है। इस साल का प्रोग्राम ये है कि अभी प्रोग्राम और मीटिंगें की जा रही है। मैं जुम्मे के दिन मीटिंग अटेंड करके आया हूँ कि वो ये इस गंदम का हम इस मुल्क में करने क्या लगे हैं। सिंध की सरकार के हाथ सर पे हैं कि हमारे पास जो गंदम रखी हुई है हम उसका कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हमारे पास खरीदार नहीं है, अगला सीजन हमारे ऊपर सर पे आ बैठा है और कोई सुनने के लिए इस वक्त तैयार नहीं है। देखिए, ये सारी कंफ्यूजन करती क्या है? करती यह है कि आपके पास जो वीकर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी है उसके ऊपर, और जो मेन प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी है उसके ऊपर उसका असर पड़ता है। और इस साल भी हमें गंदम के अगले 3-4 महीने हैं, ये खबरें सुनाई जाएंगी कि वाफिर मिकदार में गंदम है। हालांकि आप देखिएगा कि आपकी कंजम्पशन से 19-20 गंदम % कम ही होती है, ज़्यादा नहीं होती है आपकी। लेकिन बात यह है कि जब आपने इंपोर्ट करके उसको सारे अपने गोदाम भरे हुए हैं, उसके ऊपर अरबों डॉलर की खर्च किए हुए, तो हमने कहा कि चले भाई आप इसको एक्सपोर्ट कर दें गंदम को जो भी है, तो वो एक्सपोर्ट भी पता नहीं किस डर से और खौफ से वो कर नहीं रहे हैं। तो इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़राअत में कन्फ्यूजन है। अगर हम ये कह रहे हैं कि अगर आपकी दानिश में आप डीरेगुलेशन करना चाहते हैं तो फिर डीरेगुलेशन की किताबों में और उसमें तो ये भी लिखा है कि मार्केट आप ओपन करेंगे, फिर आप एक्सपोर्ट भी अलाउ कर दें, फिर जो किस्मत। हालांकि हमें एक्सपोर्ट करने में ये मसला है कि दुनिया में जितनी सब्सिडाइज चीज़ें आती हैं हमारे पास
उधर कॉम्पीट करना दुश्वार हो जाता है। हिंदुस्तान में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तकरीबन आधी है, लेकिन चले कोई बाजार तो मिलेगी ना जहाँ पे गंदम जाएगी। इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि वो खुद सरकार कह रही है कि अगर 3500 रुपये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है तो अब आप खुद 30 मिलियन टन पे बताइए कि 2000 रुपये में अगर काश्तकार ने गंदम बेची होगी तो उसका कितने 100 अरब रुपए उसका नुकसान हुआ होगा। एक मैं सवाल छोटा सा करना चाह रहा हूँ महमूद नवाज साहब, जैसे आपने कहा कि गंदम के काश्तकार के साथ जो पिछले साल हुआ उसके बाद मेरा तासुर ये कि वो इतना डरा हुआ था कि इस दफ़ा कई जगहों पे उन्होंने गंदम काश्त नहीं की। मैं आपको मिसाल दूँ, सिंध में खैरपुर का इलाका है जो जहाँ से मुझे लोगों ने फ़ीडबैक दिया कि चूँकि वहाँ पे वाटर लॉगिंग की वजह से चावल की काश्त पे पाबंदी होती है, लोगों ने उसको वायलेट करके और उन्होंने कहा इससे बेहतर है कि हम चावल काश्त करें। ऐसी रिपोर्ट्स आपको मिली हैं कि गंदम का काश्तकार अब दूसरी जानब जा रहा है? देखिए, जो टारगेट था उसकी जो रिपोर्ट्स थी वो तकरीबन सेम है, पिछले साल वाला ही तकरीबन है। और इस साल भी सिंध में तकरीबन कोई 40 लाख के करीब एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन है। लेकिन इस सारी मैथमेटिक्स में 75 to 80% गंदम आपकी आनी है पंजाब से, जहाँ से मेजर आपकी चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं। सिंध जितना प्रोड्यूस करता है तकरीबन उतना ही कंज्यूम करता है, थोड़ा बहुत 19-20 बलूचिस्तान जाता है, वेरस पंजाब की KPK भी जाती है, बलूचिस्तान भी गंदम जाती है, और वहाँ पे कोई 15 से 20% गंदम का एरिया, टोटल एरिया में से 10 से 15% जो लास्ट ईयर से था। हुकूमत के लिए टारगेट पूरा हुआ, दैट्स ट्रू, लेकिन पिछले साल से 10 से 15% गंदम कम है हमारे पास। अच्छा, शाह साहब ये बताइए कि ये हम साल ब साल की बजाय मैं एक मजमूई तौर पे आपसे जानना चाहता हूँ कि हमारी जो ज़रई सेक्टर है, हालांकि 25% GDP इससे आती है और 37% मैन पावर जो है वो ज़रई सेक्टर जज़्ब करता है, लेकिन इतना बड़ा जो सेक्टर है उसमें आपको कभी किसी भी दौर में कोई जामे प्लानिंग पॉलिसियों का तसलसल या स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन नज़र आई, या हमेशा आपने देखा कि ये ऑटो पायलट पे चल रहा है? ये जी ऑटो पायलट पे चलता तो मेरे ख्याल में कुछ बेहतर होता। ये तो चल रहा है नी जर्क रिएक्शन के ऊपर। सुबह उठते हैं, उनको पता लगता है गंदम ज़्यादा हो गई, उस दिन फैसला करते हैं। ज़राअत की पॉलिसी सूबों की बनी हुई है। सिंध की पॉलिसी 2018 में इसी कैबिनेट ने, इसी गवर्नमेंट की थी, और उसकी एक भी मीटिंग उसकी इम्प्लीमेंटेशन की नहीं हुई। मुझे कुछ लगता है इस तरह से है कि लॉन्ग टर्म तो छोड़ दें, हम कोई मीडियम टर्म पॉलिसी भी बनाने से कासिर हैं। इस वक्त ज़राअत में इस वक्त कोई भी पॉलिसी नहीं है कि जो चल रही हो, ना डीरेगुलेशन की है, ना फ्री मार्केट की है, ना क्लोज मार्केट की है। जो जहाँ पे समझ में आ रही है उस तरह से वो चले जा रहे हैं। कुछ ब्यूरोक्रेट्स के कहने के ऊपर फैसले हो रहे हैं, दैट्स रियली अनफॉर्चुनेट, और इसलिए आपको इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं। हर साल एक नई सूरत हाल नज़र आती है। देखिए, हिंदुस्तान का एक फ़ैसला है कि वो अपने पास सबसे ज़्यादा चीज़ें स्टोर करता है, तो वो नुकसान में भी करता है और जब फ़ायदा हो रहा हो तो भी करता है। तो एक तरह से उसने अपने आप को भी फूड सिक्योर किया हुआ है। और आप देखें कि यूक्रेन जैसा क्राइसिस हुआ तो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन जैसे मुल्क हिंदुस्तान के सामने हाथ बांध के खड़े हुए थे कि खुदारा गंदम एक्सपोर्ट कर दो, रेट तुम्हारा होगा, हम नहीं कहेंगे, लेकिन खुदा के लिए ये एक्सपोर्ट करके ले आओ। तो अगर आपके पास कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी है तो ठीक है। देखिए, हम तो ये भी नहीं कह रहे, सोच रहे कि पाकिस्तान लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ वीट है, पर कैपिटा 125 kg हम पर पर्सन खाते हैं। तो अगले 5 सालों में आपको 35 मिलियन टन गंदम चाहिए। छोड़ दें आज की बात, वो 35 मिलियन टन गंदम आपके पास पैदा कैसे होगी? हम तो उसके ऊपर भी कोई गुफ्तगू नहीं कर रहे, जो हमारा एक मेजर क्रिटिकल स्टेपल फूड सिक्योरिटी का एक क्रॉप है। बाकी तो छोड़ दें। अच्छा शाह साहब, ऐसे माहौल में जो आपने तस्वीर कशी की है, अब हम सुन रहे हैं कि जो वफाकी हुकूमत के इदारे हैं वो कह रहे हैं बाकी मुल्कों को कि भाई ज़राअत में सरमायाकारी करो, कॉरपोरेट सेक्टर आके संभाले। अच्छा, इंडिया में जो हमने वो देखा एक्सपीरियंस, किसानों का जो आंदोलन वहाँ हुआ था, उसमें से मुझे लगा कि कॉरपोरेट सेक्टर शायद कोई बला का नाम है जिससे कि किसान सहम जाते हैं। तो यहाँ ये अभी सिर्फ बातें ही बातें हैं, या कॉरपोरेट सेक्टर या फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाले इंटरेस्टेड हैं? और अगर फ़र्ज़ करें वो आ जाते हैं तो इससे हमारी ज़राअत और हमारे किसान को कितना फ़ायदा या नुकसान होगा?
देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जब भी कोई लार्ज स्केल फार्मर बहुत ज़्यादा सरमाए के साथ आता है तो उसके पास जितने रिसोर्सेज होते हैं वो आपके छोटे और मुतवसत तबके के फार्मर के पास नहीं होते, तो वो इनसिक्योर फील करता है। आपके मुल्क में इस वक्त आप जो ज़रूरी कर्जा देते हैं, 60 अरब डॉलर की इकॉनमी है, उसमें 600-700 मिलियन डॉलर से ज़्यादा आप ज़रूरी कर्जा नहीं देते। वेरस 22% आपने फरमाया ज़राअत में GDP का हिस्सा है, उसमें 4.5% से ज़्यादा आप एग्रीकल्चर क्रेडिट नहीं देते हैं। क्लाइमेट चेंज क्राइसिस, उन सारियों में छोटा काश्तकार जितना एक्सपोज्ड होता है वो बड़ी कॉरपोरेशंस नहीं होती हैं, और वो बड़ी कॉरपोरेशंस जब भी आएंगी उनको प्रॉफिटेबिलिटी 30 से 40 से 50% जब तक नज़र नहीं आएगी, तो जैसे पिछले 2 साल में हम कहानी सुन रहे थे कि 30 अरब डॉलर आएंगे, तो वो कहाँ हैं पिछले 2 साल के 30 अरब डॉलर? वो 30 अरब डॉलर लेके आने वाले ये कह रहे हैं कि भाई जब तक हमें 40% मुनाफा नज़र नहीं आएगा तो वो आएंगे नहीं। अब अगर इस गंदुम में से वो 40% 50% मुनाफा कैसे निकालेंगे अनटिल एंड अनलेस कि बहुत ज़्यादा उसके ऊपर सब्सिडीज ना हो या कोई वो इस तरह की काश्तकारी ना आके करें। देखिए, हमारा इसमें ख्याल ये है कि हम कोई साइंटिस्ट नहीं है, ना इतने एक्सपर्ट्स हैं, कि विद इन द कंस्ट्रेंट्स ऑफ क्लाइमेट, वेदर और जो हमारे इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है, उसमें एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान इतना बुरा परफॉर्म नहीं कर रहा कि जितना कि हम बात करते हैं। हाँ, इंप्रूवमेंट की बहुत जगह है, लेकिन इतना ज्यादा यील्ड्स वगैरह में हम इतना बुरा परफॉर्म नहीं कर रहे। आप देखें, आप कॉर्न के अंदर, मेज के अंदर बीज अच्छा लाए, चावल के अंदर आप बीज अच्छा लाए, बाहर का लाए, तो आपकी यील्ड्स कंपेरेबल टू इंटरनेशनल कंट्रीज हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। महमूद नवाज शाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो आखिरी बात उन्होंने कही कि तमाम तर चैलेंजेस के बावजूद हम ठीक परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन बेहतरी की बहुत गुंजाइश है अगर हम अपनी गवर्नेंस ठीक कर लें। तो अजीब वैसे जुमले में कंक्लूड करते हैं, गुंजाइश है। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा। खुद ही कहा उन्होंने। नहीं, हम सब यही कहते हैं यार, हम कर सकते हैं। कहने का मकसद है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। इसी के साथ हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, शब बख़ैर।